जी, पॉन्स के लेवल पे किस किस नर्व के न्यूक्लियस पड़े हुए हैं? 5 6 7 8। 5 6 7 8, वेरी गुड। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 244, सर्कल ऑफ व्हीलर्स इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? हाँ जी, 2 बजे तक की करिए। अभी आधा घंटा पड़ा था तो ये कंप्लीट कंप्लीट तो आज ये नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ढेरों ढेर एमसीक्यूज हैं और ये सारे रिपीट ही हैं। 300 तक मैं आप लोगों को करवाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, 300 से अबाउट भी हो गए तो वो भी कर लेते हैं। कितने हो गए? ठीक है, बस फिर उसके बाकी कल 300, बाकी 300 आप लोग मुझे खुद करके देंगे कल, शायद क्लास ना हो तो। ठीक है। तो इसमें यह है कि रिपीट हैं सारे जितने भी मैंने पढ़े हैं, मैंने इसीलिए कल आपकी न्यूरो मेजरली कवर करवा दी थी। थोड़े से अब पढ़ने हैं 300। रात को रात को तो मैं देखूंगी, क्योंकि 300 बाकी के जितने भी एमसीक्यू थे सब ही रिपीट हैं, क्योंकि ये जितने भी पढ़े हैं हम रिपीट ही पढ़ी जा रहे हैं बार बार, कुछ नया तो नहीं है इसमें। अ- अच्छा ठीक है, सही है। आप लोगों का पेपर है मुझे पता है, अगस्त में आप लोगों का पेपर है। बस ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, वही मैंने मिस तो नहीं किया उसमें से कुछ भी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 244। तो उसमें क्या है, टू पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज कितनी होती हैं? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का वन। कितनी होती है? 1। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 245, एक फेस। फोर्टी जी, फेस सेंसेशन लॉस्ट अलोंग द हियरिंग लॉस, तो ये साइट ऑफ लियन कौन सी होगी? इंटरनल ऑडिटरी मेटस, जिसके अंदर से वेस्टिबुलर और फेशियल नर्व दोनों पास करती हैं। 246, द स्पाइनल नर्व कंप्राइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट? तो मोटर एंड सेंसरी कंपोनेंट मिक्स नर्व होती है, इसलिए मोटर एंड सेंसरी कंपोनेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। 247, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल मेडल्ला, तो ये एमसीक्यूज आ गया। न्यूक्लियस एम्बिगुअस सेंट्रल मेडल्ला का पार्ट होता है। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस अपर मेडल्ला का पार्ट होता है, और इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबिंग फाइबर्स। और ये जाते किधर हैं? सेरिपेलम की किस लेयर में? परकंजी। Purkinje layer, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 249, वेगस नर्व कट एंड सेंट्रल क्रॉस स्टिमुलेटेड विद लेड टू द इंक्रीज एपनिया कर देगा। ठीक है, वेगस नर्व एपनिया कॉज कर देगा, क्योंकि वेरी गुड डॉक्टर सादिया। 250, ड्रू अबाउट द एपेंडाइमल सेल्स, लाइन करता है वेंट्रिकल एंड स्पाइनल कॉर्ड को। 251, injury to the posterior had resulted in the VN loss, artery involved with the PCA. Repeat specific gravity of CSF. 252, MCQs repeat. 253, a taxicate ipsilateral face sensation repeat है, cerebellopontine angle है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 254, accommodation reflex intact but light reflexive loss is the pretectum repeat. 255, DN involving the parietal lobe of the brain will result in the asterogonosia, and propagnosia is associated with which lobe? The focus टेम्पोरल। temporal lobe, very good. 256, a patient present with a stroke resulting in the left-sided hemiplegia, unable to talk, aphasia, और आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होगी? एमसीए रिपीट है। रथ स्पाउस जो होता है, ये जो ड्राइव होता है ये स्टोमोडियम से होता है, और ये anterior pituitary की बात कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड डॉक्टर बतावर। 258, a patient presents with a unique choreiform movements due to the lesion of what? तो कॉर्डेट कोरियोफॉर्म मूवमेंट्स, कॉर्डेट कोरिया, हंटिंगटन कोरिया। ठीक है। 259, द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इन्वॉल्व वर्ड? प्रोटीन सिंथेसिस होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 260, वेबनिस्की साइन इज पॉजिटिव इन व्हाट? द pyramidal lesion, ड्यू टू विच ऑफ द lesion in what? वेबनिस्की साइन अपर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन lesion। 261, section of caudal bone consists of horizontal fibers, most likely कौन से होते हैं? middle cerebral peduncle। 262, the part of the brain responsible for the anxiety, emotion and rage के साथ जो है वो amygdala होता है। ठीक है।
एक जगह रफी में सेकंड एडिशन में लिखा हुआ था, थर्ड एडिशन का तो भी मुझे नहीं पता करेक्शन के साथ आया या नहीं। सिंगुलेट गहराई के साथ इमोशंस को एसोसिएट किया गया था, तो हमेशा याद रखना है कि एमेग्डला को आपने प्रेफर करना है। अगर इसकी ऑप्शन ना हो तो हाँ सिंगुलेट गहराई की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वहां पे भी करेक्शन कर लीजिएगा कि एमेग्डला जो है वो इमोशंस के साथ एमेग्डला इन्वॉल्व होता है। और इमोशंस के साथ कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है? डोपामिन। डोपामिन, जो डूब गया था इमोशंस में। और मूड्स के साथ कौन सा था? सेरोटोनिन। जी, सेरोटोनिन। वेरी गुड, सेरोटोनिन। टू 63, the lesion in the left precentral gyri would result in the right-sided hemiplegia. Serotonin with good, very good, Dr. Musulman. 264, nerve supply of adrenal medulla कौन सी है? ग्रेटर स्प्लैंक्निक नार्व इसे कहा जाता है। थोरैसिक स्प्लैंक्निक नार्व भी बहुत दफा लिखा हुआ आ जाता है, ग्रेटर थोरैसिक स्प्लैंक्निक नार्व भी लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। मेडुला की नर्व सप्लाई। और मेडुला में से सप्लाई कौन सी होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में? एसिटाइलकोलिन। Ganglionic sympathetic. वेरी गुड। The 270, the calcarine sulcus is involved in which sensation? तो visual calcarine, मैंने आपको बोला calcarine sulcus किसमें होता है, और फैक्टर occipital lobe में। 271, nerve with the only efferent fibers कौन सी होती है जिसके सिर्फ efferent fibers हैं? वो ऑप्टिक नर्व है। और ये नर्व कौन सी नर्व है जिसके सिर्फ efferent fibers है और वो ब्रेन में जाती है? Optic. ऑल्फैक्टरी। ऑप्टिक। ऑल्फैक्टरी डिकसेट नहीं करती, याद रखना। ऑल्फैक्टरी थैलेमस के डिकसेशन की बात आती है या रिले की बात आती है। ऑल्फैक्टरी रिले नहीं करती। और ऑप्टिक जो है इसके सिर्फ एफरेंट फाइबर्स हैं जो कि ब्रेन में जाते हैं, ठीक है। रिले के साथ इसका कोई वो ताल्लुक नहीं। टू मैम सेवन इस ऑप्टिक नर्व का अक्सर एक ये एमसीक्यू भी आता है ना कि ये इट इज द ओनली नर्व व्हिच इज कवर्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, कुछ इस किसका? तरह का एमसीक्यू ऑप्टिक नर्व का। अच्छा, मैंने वैसे नहीं देखा ऑप्टिक नर्व का ये वाला इंसिडेंट, मेरी नजर से तो नहीं गुजरा। आपने किसी बुक में किया रीड इसको? ये डबल ए में ही किया मैडम है? है बुक में मैडम ये वाला एमसीक्यू। ठीक है, ओके। अच्छा, मेरी नजर से भी ये नहीं गुजरा। तो ये ऑप्टिक नर्व क्योंकि इसके सिर्फ पाथवे ये ब्रेन में जाते हैं, एफरेंट इसका होता है, तो इसलिए फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का भी उसी तरह ही इसके साथ एसोसिएट करता है, ठीक है। वेरी गुड, जिसने भी शेयर किया। 272, a person who had a huge blow to the temporal portion of the head and as a result blood got accumulated in the epidural space, तो कौन सी आर्टरीज होगी? मिडल मेनिंजियल आर्टरी। और एंटीरियर या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी? एंटीरियर। Anterior, very good. 273, with a low level of thyroid hormone, TSH level is also low but increased when TRH is administered to the patient. The structure most likely damages हाइपोथैलेमस। जब लो लेवल ऑफ टीएसएच होगा और टीआरएच देने पे टीएसएच बढ़ेगा तो हाइपोथैलेमस का मसला। जब हाई लेवल ऑफ टीएसएच होगा और टीआरएच देने पे टीएसएच बढ़ेगा तो किसका मसला? थायराइड। थायराइड ग्लैंड का। वेरी गुड। अगर कोई मेरे साथ एंडो में था तो उसको ये समझ आ गई होगी इस बात की। Very good, Dr. Musliman. Trochlear is the only nerve जो dorsal surface से होती है। 274, decussation of motor fibers occur at pyramids, medulla। pyramid लिखा होगा तो medulla, वो नहीं लिखा होगा तो सिर्फ खाली medulla, ठीक है। 275, a patient with the loss of touch sensation on the face while pain and temperature being intact, which lesion is involved, तो primary sensory nucleus involved होता है। और अगर मैं पेन, टच, क्रूड टच या टेम्परेचर की बात करूँ फेस सेंसेशंस के लिए, तो कौन सा ट्रैक होगा? एंटीरियर स्पाइनल थैलेमस। नहीं, फेस की बात करूं तो याद रखना ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक फेस के लिए, और वैसे एंटीरियर और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच, अगर फेस की बात करेगा तो ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। हाँ, ट्राइजेमिनल क्योंकि सेंसरी फॉर द फेस होती है। वेरी गुड। 276, blood supply of the thalamus PCA। 277, patient with a vertigo and sensation of nausea and vomiting, the signs side responsible would be what? dorsal vagal vestibular nucleus involved होंगे, nystagmus भी है, vomiting भी है, nausea भी है।
The nerve palsy of 278, 6 and 7 nerve would involve what? तो कौन से involved होगा क्योंकि 5, 6, 7, 8 involved होता है 279 spinal cord is supplied by which of the following तो spinal arteries होती हैं 280 vertical bodies are limited by the anterior and spinal longitudinal ligaments ठीक है limited किससे होती हैं anterior और posterior longitudinal ligaments से और कैप्टन पोजीशन भी एंटीरियर और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट्स उनको रखते हैं ठीक है जो ये स्पाइनल कॉर्ड की वर्टिकल बॉडीज बात कर रहा है फिर वर्टिब्रा अगर ज्वाइन होते हैं एडजेसेंट लैमिना के साथ लैमिना के एल से याद रखना लिगामेंटम फ्लेवम एडजेसेंट जो लैमिना होता है वर्टिब्रा का उसके अंदर लिगामेंटम फ्लेवम से एसोसिएशन होती है और अगर हाइपर एक्सटेंशन नेक को हाइपर एक्सटेंड कर दें पीछे की तरफ जोर से ले जाएं हाइपर एक्सटेंड कर दें तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट इंजर्ड हो जाएगा और अगर मैं नेक को बिल्कुल आगे की तरफ नेक को बिल्कुल साथ लगा लूं तो चेस्ट तो इसके अंदर हाइपर फ्लेक्शन आ जाएगी जिसके अंदर लिगामेंटम नुके नेक का लिगामेंटम याद रख लो लिगामेंटम न्यूके नेक के पीछे से लिगामेंटम न्यूकी जो है वो डैमेज हो जाएगा ठीक है तो मेंटेन कौन कर रहा होता है उसके पोस्चर को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट अगर मैं हाइपर एक्सटेंड कर दूंगी तो आगे से एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट डैमेज हो जाएगा और अगर मैं हाइपर फ्लेक्स कर दूंगी तो नेक का पीछे से लिगामेंटम न्यूकी डैमेज हो जाएगा और अगर मैंने दूसरे जो है वो एडजेसेंट लैमिना से अटैच करना है वर्टिब्रा को तो लिगामेंटम फ्लेवम काम करेगा ठीक है Question number 281 regarding corpus callosum 2 is what the most fibers interconnect symmetrical areas of the cerebral cortex क्योंकि ये बेसल गैंग्लिया का एरिया होता है corpus callosum का ठीक है तो यहाँ पे ये जो है वो कनेक्ट करता है फाइबर्स को विद द कॉर्टेक्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स सिग्नलिंग भेजनी होती है प्लानिंग के दौरान इसमें 282 टू अबाउट मोटर कॉर्टेक्स ओनली प्रेजेंट इन व्हाट तो फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होता है मोटर कॉर्टेक्स में जो प्री सेंट्रल कह रहा है होता है हमारे पास 283 कॉर्टिकल एरिया विद मैक्सिमम प्रेजेंटेशन तो सेंसरी अगर एरिया की बात करेगा तो लिप्स और मोटर की बात करेगा तो थंब 284 तो स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन इन जो है वो सबएरेक्नोइड स्पेस के अंदर दिया जाता है और पास किसको करता है किस लिगामेंट फ्लेवम को लेवा ठीक है 285 spaces assess of the presence of interlaminar ligament during LP तो assess हम किसको करते हैं एपिड्यूरल स्पेस को क्योंकि इंटरलैमिनर लिगामेंट लिगामेंटम फ्लेवम को जब क्रॉस करते हैं तो एपिड्यूरल स्पेस आ जाती है फिर उसके बाद जो है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस उसके बाद आती है एग्जैक्टली हम लगाते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर ठीक है लेकिन लिगामेंटम फ्लेवम के बाद एपिड्यूरल स्पेस आ जाती है 286 प्री मोटर एरिया सप्लाइड बाय इंटीरियर एंड मिडल सेरेब्रल आर्टरीज दोनों सप्लाई करती हैं प्री मोटर एरिया को 287 ये वही है रिपीट है जिसके अंदर रिकरेंट सिंकपी और सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम की बात की थी फिनोमेना की तो जब भी सबक्लेवियन स्टील फिनोमेना सिंड्रोम आएगा तो वर्टिबल आर्टरी के इन्वॉल्व होने से रिकरेंट सिंकपी होगी ठीक है 288 patient having right sided weakness and loss of vibration sense and tongue deviated to the left of lion तो middle medulla के साथ anterior spinal artery और hypoglossal nerve 289 स्लो रिथिंग मूवमेंट्स किसमें होगी ग्लोबस पैलिडस की वजह से एथेटोसिस 290 septum flucidum is bound spirally by तो सेप्टम फ्लूसिडम के ऊपर भी बॉडी ऑफ कॉर्पस के लोसम पड़ी होती है ठीक है ये एरिया जो है वो एक दफा इसकी पिक्चर बेशक इंटरनेट से जो है ना वो साथ में देख भी लेनी है ये सेप्टम फ्लूसिडम कॉर्पस के लोसम ये सारे बेसल गैंग्लिया के पार्ट होते हैं थैलेमस हाइपोथैलेमस के ऊपर ये डाइनसेफेलॉन के ऊपर ही सारी ये चीजें पड़ी होती हैं ठीक है बेसल गैंग्लियाज वगैरह ठीक है कॉर्पस के लोसम उसकी बॉडी होती है उसकी कॉर्पस के लोसम होता है टेल होती है ठीक है तो ये एरिया एक दफा पिक्चर इसको देख लेनी है फिर उसके बाद 291 26-year-old man had gunshot wound to the spine after which he lost sensation to the lower limb loss of power but increased tone and upgoing plantar central glonus at the lineage both corticospinal tract and lateral spinothalamic tract ठीक है मोटर के साथ क्या एसोसिएटेड है इसके अंदर corticospinal tract और lateral spinothalamic के साथ क्या क्या एसोसिएटेड है लॉस ऑफ सेंसेशन टू द लोअर लिम्ब लॉस ऑफ पावर ठीक है तो सेंसेशंस के अंदर क्या क्या आ जाएंगी पेन एंड पेन एंड टेम्परेचर ये लॉस हो जाएगा अगर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इन्वॉल्व होगा और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक से क्या क्या लॉस हो जाएगा लॉस ऑफ पावर इंक्रीज टोन अपगोइंग प्लांटर जो अपर मोटर न्यूरॉन लीन में भी हो जाती है ठीक है और क्लोनस भी आ जाएगी ठीक है क्वेश्चन नंबर 292 व्हाट इज द एज ऑफ क्लोजर ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनल तो एंटीरियर जो है वो
24 मंथ्स में क्लोज होता है। ठीक है। 293 सेफलोहीमाटोमा मैडम राइट। ये 291 जो आपने बताया एमसीक्यू, हाँ, तो ये मैडम एक दूसरा भी इससे रिलेटेड गन शॉट वाला एमसीक्यू आता है जिसमें हम डोर्सल रूट एस1 हम ऑप्शन करेक्ट करते हैं, तो ये दोनों मतलब डिफरेंट है कि नहीं मैडम? गन शॉट वाला दूसरा कौन सा आता है, सॉरी? पीछे एक गन शॉट वाला हमने पढ़ा है वो भी, उसमें क्या था? डोर्सल रूट एस1 मैडम उसमें ऑप्शन था, तो अच्छा, मैडम उसके सिर्फ अंदर ये था, कंफर्म कर रहा था कि डिफरेंस था। उसके अंदर ये था कि उसमें डॉर्सल रूट सेक्शन ऑफ डॉर्सल रूट S1 इसलिए था क्योंकि उसमें एक चीज लॉस हुई थी, एक नहीं। जैसे उसमें अगर पेन या टेम्परेचर लॉस होगा तो क्रूड टच वगैरह को नॉर्मल कर देगा, या अगर उसमें टेम्परेचर लॉस होगा तो पेन बच जाएगी। तो अगर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स की ही आप बात करो और उसमें आधी चीजें लॉस हो और आधी कॉन्ट्रालैटरल लॉस ही ना हो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स की, तो वो सेक्शन ऑफ डॉर्सल रूट जाएगा। ठीक है। और अगर वो ये बात करे कि गन शूट हुआ है और उसके बाद सेंसेशन भी लॉस्ट हुई है लोअर लिम्ब की, उसके अलावा लॉस ऑफ पावर भी हुई है, इंक्रीज टोन है, और मोटर सिस्टम्स की भी बात करें, साथ में सेंसेशन की भी बात करें, तो फिर उसके अंदर क्या होता है, दोनों आ जाएंगे, कॉर्टिको स्पाइनल भी और लैटरल स्पाइनल थैलेमिक भी। ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस में फर्क है, याद रखना है। उसके अंदर आधी चीजें आ रही थी और आधी चीजें स्पेयर हो गई थी स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक की, तो इसलिए सेक्शन ऑफ डॉर्सल रूट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 294, वीकनेस ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड डिप्लोपिया लुकिंग ऑन द लेफ्ट। तो मिड ब्रेन किसके साथ एसोसिएशन होता है? हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया। हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया में कौन सी नर्व पहले आएगी, 6 या 3? 6। 6, ठीक Six. है। वेरी गुड। Classic. क्वेश्चन नंबर 296, सुपीरियर लैटरल रिलेशन ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल के साथ क्या होता है? सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल। ठीक है। 297, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल के साथ सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल किस किस के दरमियान होता है? Pons और mid brain. मिड ब्रेन और किसके दरमियान बताया? उस cerebellum, sorry. वेरी गुड। Cerebellum और mid brain के दरमियान. ठीक है, सही है। मिडल सेरेब्रल पेडंकल किसके साथ होगा? Pons और cerebellum. और इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल? Medulla and cerebellum. वेरी गुड डॉक्टर आतिका। 297, in which of the following area the vomiting center is located in? Medulla oblongata. Vomiting center. Respiratory center is located in Medulla. medulla oblongata. 297, person has problem with the reading, writing and speaking. The lesion is in the left frontal and temporal lobe. ठीक है। तो वर्निक्स और ब्रोकास एरिया दोनों ब्रोका। ठीक है। 299, ल्यूसिड इंटरवल किसमें होगा? एपिड्यूरल हिमाटोमा में। द गेन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी एपिड्यूरल हिमाटोमा। क्वेश्चन नंबर 300, सैक्रल हियाटिस क्या होता है? फ्यूजन होती है S4 और S5 जिसे हम सैक्रल हियाटिस कहते हैं। ठीक है। ओके, और कर रहे हैं कि बस? बस। बस। हाँ, अनफ्यूजन, सॉरी अनफ्यूज, सॉरी अनफ्यूज S4 और S5 को सैक्रल हियाटिस कहा जाता है। सॉरी सॉरी, मेरी अनफ्यूज को ही कहा जाता है, मेरी भी। अच्छा, मुझे बताएं सेकंड एडिशन में कितने MCQs हैं? रात में आपकी क्लास है 11 बजे डॉक्टर कंदील के साथ, नहीं है? है मैम फोर एटी क्लास। थ्री है मैम। 483 है। 483 तो यस। आप 483 तो अब आप लोगों को रुक करने चाहिए 183 अब आप। हाँ, डॉक्टर अली ने ली ना आज क्लास से, नहीं तो वो थर्ड एडिशन में तो है 657, 57 है मेरे पास तो। 673।
लेकिन थर्ड एडिशन वाले सारे रिपीट हैं, उसके लिए परेशान होती। अच्छा हम फोरामेंस को देख लेते हैं थोड़ा सा अपना। अच्छा ये सब रिपीट है एमसीक्यूज किसी, ये आप लोगों ने अब करने हैं खुद, ठीक है। जितने भी आगे एमसीक्यूज हैं ये मैंने इसलिए आप लोगों को बोला कि 200 300 तक इसलिए ही करवा दिए कि मैक्सिमम कवर हो जाए, ठीक है। हाँ वो मैं भेज दूंगी। ये अब आप लोगों ने करने हैं, इनमें से कोई भी एमसीक्यूज ऐसा हुआ जो आपको ना समझ आया तो वो मुझे बताना है। अच्छा अब हम फोरामेंस को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि फोरामेंस में क्या क्या है, ठीक है। लेकिन एमसीक्यूज पढ़ने जरूर है, छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ ही दे रहे हैं, ठीक है। हाँ कल मैं बताऊंगी, कल हो सकता है अपन, हाँ वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली कल क्लास नहीं होगी। अगर अपन ने मुझे स्टार्ट करनी पड़ी तो कल करूंगी, नहीं तो मंडे को ही इंशाल्लाह। कल मोस्ट प्रोबेबली ऑफ ही होगा, कल क्लास नहीं लूंगी। मैम मंडे को ही स्टार्ट करिएगा चलिए अपन मैम। मंडे से, मंडे की असल में थोड़ा सा मंडे को ओपन करेंगे। अच्छा मंडे को असल में थोड़ा सा ये है कि टाइमिंग का 1 बज सकता है पेपर वो स्टार्ट करते करते, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ना बता दूंगी, क्लास स्टार्ट करते हुए 1 बज सकता है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा मंडे को सुबह के वक्त थोड़ा काम है, जिसकी वजह से मैं इमरजेंसी की वजह से जो है ना वो क्लास टाइमिंग चेंज करूंगी, तो वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी फिर भी टाइमिंग, ठीक है, ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। तो फिर हम मंडे को इंशाल्लाह प्रीलिम स्टार्ट करेंगे। हाँ कल आप थोड़ा रिवाइज करो सीएनएस को इजी होके, ठीक है। ये एमसीक्यू जरूर पढ़ना, जितने ज्यादा एमसीक्यूज बार बार करोगे उतना ज्यादा ये अच्छी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल भी, ठीक है। सही है, तो मंडे की क्लास का मैं फर्दर आपको मंडे को ही बता दूंगी, लेकिन अपने ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अगर वो रात तक भी गई तो रात को कर लेंगे, नहीं तो अगर मॉर्निंग में करनी हुई तो मॉर्निंग में मैं बता दूंगी। बाकी कल आप इसको रिवाइज करो। अच्छा अब हम थोड़ा सा फोरमेंस का मैं कह रही थी आप लोगों को हाँ बता। मैडम, जी जी जी। ये 36 एमसीक्यू जरा दोबारा बता दें मैडम, जिसमें वो ऑप्टिक रेडिएशन था। अगर यहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स का ऑप्शन हो तो वो भी करेक्ट हो सकती है, वो आरटीओ वाला एमसीक्यू। 36 एमसीक्यूज। अच्छा एक मिनट, सीएनएस पैथोलॉजी में चलिए 36। पेज 960। हाँ ठीक है, मेल हैड आरटीए विद इंजरी टू ऑसिपिटल रीजन नाउ हैज होमोनोमस एपिनोपिया स्ट्रक्चर, तो ऑप्टिक रेडिएशंस है। आप किस चीज का पूछे हो, क्या वो ऑप्शन में तो ठीक हो सकता है। विजुअल कॉर्टेक्स मैडम, जो आपने डायग्राम भेजी थी, तो ये ऑप्टिक रेडिएशन समझ नहीं आई मैडम कि ये किस तरह की ऑप्शन थी। ऑप्टिक रेडिएशंस पीछे जा रही थी ना, ऑसिपिटल लोब में कौन सी जा रही थी, क्या जा रहा था ऑसिपिटल लोब में, ऑप्टिक ट्रैक जा रहा था। मैडम ये तो ट्रैक जा रहा है ना मैडम, तो वो तो पीछे एंड नहीं मैंने होगा। आपको क्या बोला था, बार बार कंफ्यूज नहीं हो इस बात पे, एक मिनट। क्योंकि स्ट्रक्चर का पूछा है, तो अगर हम इसमें विजुअल कॉर्टेक्स नहीं करेक्ट कर दें। कॉर्टेक्स नहीं, ये देखो कि उसमें वो पूछ रहा है इंजरी टू ऑसिपिटल रीजन हाउ में नाउ हैज होमोनोमस एपिनोपिया विच स्ट्रक्चर इज डैमेज। तो विजुअल कॉर्टेक्स, तो विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो पूरा विजुअल एरिया है ना, वो तो ऑसिपिटल लोब है ना विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। वो तो कॉर्टेक्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑसिपिटल लोब की बात करेंगे। एक मिनट मुझे पिक्चर ओपन कर लेने देना फिर बताती हूँ। अच्छा डॉक्टर अब्दुल रहमान, ये इसमें ये है कि जब ये जेनिक ये ऑप्टिक ट्रैक होता है जेनिकुलेट बॉडी तक, फिर उसके बाद निकलती हैं रेडिएशंस जो कि कॉर्टेक्स तक ऑसिपिटल लोब तक जाती हैं, विजुअल कॉर्टेक्स या ऑसिपिटल लोब तक जो जाते हैं इनको ऑप्टिक रेडिएशंस कहा जाता है, ठीक है। जो ऑप्टिक ट्रैक होता है वो जेनिकुलेट बॉडी तक उसको कहा जाता है, फिर उसके बाद ऑप्टिक रेडिएशंस इसका नाम होता है जो कि कॉर्टेक्स में जाती हैं। तो अगर ऑसिपिटल लोब की मैं डैमेज की बात करूंगी तो ऑप्टिक रेडिएशंस डैमेज होंगी, ठीक है। ठीक है मैडम, मैंने वो दूसरी डायग्राम देखी थी जो आपने शेयर की हुई थी। ये वाली मैंने भेजी थी ना ग्रुप में। अच्छा थोड़ा सा वो फोरमेंस का मैं कह रही थी वो डिस्कस करने हैं, अब वो रह जाएंगे फिर नहीं तो। अच्छा
जी डॉक्टर मासूमा, आप ही मेरे साथ रिवाइज करें फोरामेन को। एंटीरियर क्रेनियल फोसा का बताएं जी डॉक्टर मासूमा। जी हैं आप इसमें इधर? से एंटीरियर आवाज क्रेनियल आ रही। फोसा में क्या क्या पास करता है? डॉक्टर लाइला, आपको क्या? मेरी आवाज आ रही? जी हेलो, सॉरी। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। जी। ओके। एंटीरियर क्रेनियल हाँ, फोसा में क्या पास करता है जी? ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट वहां पे पड़ी होती है एंटीरियर क्रेनियल हाँ फोसा जी। में। मिडल क्रेनियल फोसा की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर मल्टीपल फोरामेंस और केनाल भी है। जो ऑप्टिक केनाल है उसमें हमेशा याद रखना है, केनाल में जो है वो क्रेनियल नर्व टू ऑप्टिक नर्व पास करती है। फिर उसमें ऑप्थेलमिक आर्टरी पास करती है और सेंट्रल रेटिनल वेन पास करती है। ऑप्टिक केनाल है, केनाल से ऑप्टिक नर्व, ऑप्थेलमिक आर्टरी, क्रेनियल नर्व टू, ऑप्थेलमिक आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन ऑप्टिक केनाल से पास करेगी। फिर आ जाता है हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में क्रेनियल नर्व 3, 4, 5 का पार्ट 1 जो ऑप्थेल्मिक है, और 6 कैवर्नस साइनस भी जो है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के साथ ही होता है, कैवर्नस साइनस। और इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या होगा? 3, 4, 5 और 6। कैवर्नस साइनस क्यों होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के साथ? मैंने उसका लिंक क्यों बोला है? क्योंकि कैवर्नस साइनस का जो इन्फेक्शन होता है, और जो कैवर्नस साइनस की एक बाउंड्रीज होती हैं जो हम एनाटॉमी में हेड एंड नेक के साथ करेंगे, उसमें क्या होता है? 3, 4, 6 ये नर्व, क्रेनियल नर्व जो होती है ना, 5 भी वो उसमें होती है कैवर्नस साइनस में। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर या कैवर्नस साइनस की अगर इन्फेक्शन की बात करें तो ये सेम नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। और जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है उसमें ऑप्थेल्मिक वेन होती है, ऑप्टिक केनाल में आर्टरी पास कर जाती है, और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर क्या आ जाता है? ऑप्थेल्मिक वेन आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद फोरामेन ऑफ रोटंडम, रॉस से याद रखना है, रोटंडम, ओवेल एंड स्पाइनोसम, इस तरह याद रखना है। जहाँ पे क्रेनियल नर्व 5 की V1 ब्रांच हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में आ जाती है, तो रॉस से क्या आता है? पहले रोटंडम आ जाता है कि जिसमें उसकी V2 मैक्सिलरी ब्रांच आती है। फिर ओ से ओवेल आता है जिसमें V3 आती है मैंडिबुलर ब्रांच। जो फोरामेन ओवेल है उसके अंदर निमोनिक याद रख लें, मेल थ्रू ओवेल, मेल थ्रू ओवेल। उसमें क्या क्या आ जाएगा? कोई बताएगा? मेल थ्रू ओवेल का निमोनिक किसी ने पढ़ा हुआ है पहले? मेल थ्रू ओवेल का निमोनिक पढ़ा हुआ है? मेल थ्रू ओवेल से याद रखना है, एम से क्या आएगा? मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। V3 जो आती है ट्राइजेमिनल की। और उसके बाद क्या होता है? ए से क्या आता है? एसेसरी मेनेंजियल आर्टरी। मेल के ए से क्या होगा? एसेसरी मेनेंजियल आर्टरी। एल से क्या होगा? लेजर पेट्रोजल नर्व, ठीक है। ये लिखने कहीं पे, ये आते हैं MCQ। लेजर पेट्रोजल नर्व किससे होगी? एल से होगी। और ई से क्या होता है? इमेजिनरी वेन्स, ठीक है। तो याद रखना है, जो इमेजिनरी वेन्स होती है ना, उनके दो जगह से वो गुजरती हैं। एक ये ओवेल से भी गुजरती हैं और एक और फोरामेन से भी पास आउट करती हैं। तो जो अगर कवर्नर साइनस तक जो इमेजिनरी वेन्स पहुंचनी होती है, इमेजिनरी वेन्स जो है वो फ्रंट ऑफ नोज से मेनली जा रही होती हैं। अगर वो कवर्नर साइनस पे पहुंचनी हो उन्होंने, तो फिर वो इस फोरामेन ओवेल से पास करती हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि इसके अंदर मेल थ्रू वेल आता है। मेल के अंदर क्या क्या आएगा? मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, लेजर पेट्रोजल नर्व और इमेजिनरी वेन्स, ठीक है। और फिर फोरामेन स्पाइनोजम से मिडल मेनिंजियल आर्टरी। फिर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा हमारे पास आ जाता है, जिसके अंदर तीन चार चीजें कौन कौन सी हैं उसका निमोनिक। उसके अंदर क्या आ जाता है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? इंटरनल ऑडिटरी मेटस आ जाता है जिसमें क्रेनियल नर्व 7 और 8 होती है। जुगुलर फोरामेन आ जाता है जिसके अंदर जुगुलर वेन और 9, 10, 11 पास करती है। और हाइपोग्लोसल केनाल आ जाती है जिसमें क्रेनियल नर्व 12 पास करती है, ठीक है। सही है। मैम ये पोस्टीरियर के जो आपने फॉर्मेन्स बताए हैं वो दोबारा से बता दें। ठीक है।
पोस्टीरियर के अंदर इंटरनल ऑडिटरी मेटस आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आ जाता है जगुलर फोरामेन एंड हाइपोग्लोसल केनाल। जो जगुलर फोरामेन है उसके अंदर से, ये मैं आपको अब पिक्चर भी एक दिखा देती हूँ ताकि ये और आसान हो जाए देखना। हेलो, नजर आ रही है पिक्चर? ठीक है, तो क्या क्या होता है हमारे पास। इंटीरियर क्रेनियल फोसा में एक रिब्रीफॉर्म प्लेट होती है, ठीक है, इंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर, ठीक है। और फिर जो हमारे पास ये मिडल क्रेनियल फोसा जो हमारे पास आ जाता है, मिडल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, ऑप्टिक केनाल पढ़ी, ये ऑप्टिक केनाल होती है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्टिक केनाल की, ठीक है, ओके, थैंक यू डॉक्टर नजीमा। ऑप्टिक केनाल की, ऑप्टिक केनाल में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पास करता है ऑप्टिक केनाल से, क्रेनियल नर्व टू यहाँ पे पास करेगी, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल फ्लूइड। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये आ गया, साथ ही सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर आ जाता है यहाँ पे। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में क्या क्या पास करेगा, क्रेनियल नर्व 3, 4, 5 का पार्ट 1 ऑप्थेल्मिक पार्ट, और ऑप्थेल्मिक वेन, ठीक है। फिर रॉस के साथ रोटेंडम, अवेल और स्पाइनोजम आ जाएगा। रोटेंडम में ट्राइजेमिनल की पास करेगी V2 जो कि है मैक्सिलरी। ओवेल में हमारे पास मेल थ्रू ओवेल पास करेगा जिसमें हमारे पास मैंडिबुलर ब्रांच आ जाएगी, सेसरी मेनिंजियल आर्टरी आ जाएगी, लेजर पेट्रोजल नर्व और मिशनरी वेन आ जाएगी, उसके बाद स्पाइनोजम रह जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जो हम पढ़ते हैं इंटरनल अकॉस्टिक मैटस पढ़ते हैं जिसमें क्रेनियल नर्व 7 और 8 पास करती है। जुगुलर फोरामेन पढ़ते हैं जिसमें जुगुलर वेन और क्या क्या पास करता है, 9, 10, 11। और हाइपोग्लोसल केनाल पढ़ते हैं जिसके अंदर हाइपोग्लोसल नर्व पास करती है, ठीक है, ओके मैम। ओके। मैडम ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का बता दें कि थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ के अंदर के अलावा और कौन से स्ट्रक्चर से पास होते हैं। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर बच्चे 3 है, 4 है, 5 है नर्व, ठीक है। और इसके अलावा 6 भी इसमें आती है। 5 का सिर्फ ऑप्थेल्मिक पोर्शन आता है, ट्राइजेमिनल के 3 पोर्शन है ना, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबल। तो इसके अंदर 5 का सिर्फ ऑप्थेल्मिक पोर्शन आता है, और इसमें ऑप्थेल्मिक वेन भी होती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में, ठीक है। और जो इमेजिनरी वेन्स एक मैंने यहाँ पे बताई है ओवेल के थ्रू, और दूसरी इमेजिनरी वेन ये सामने ये फोरामेंस के थ्रू यहाँ से पास कर रही होती है, नोज के थ्रू सीधी जो डायरेक्ट अगर ब्रेन में जाती है तो वो ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से, या फिर ये एथमोइडल जो इंटीरियर फोरामेंस होते हैं, एथमोइडल फोरामेंस वहां से पास भी कर रही होती है। तो ये दो चीजें याद रखनी है इमेजिनरी वेन में। फोरामेन लेसरम मैं देख के आपको एक मिनट बताती हूँ, इसका मुझे याद नहीं है वैसे, लेकिन लेसरम आता नहीं है, फोरामेन लेसरम है सही स्ट्रक्चरली, लेकिन उसको इतना हम काउंट नहीं करते। अच्छा, जो कि फोरामेन ओवेल में मैंने आपको बताया कि मेल थ्रू ओवेल में लेसर पेट्रोजल नर्व पास करती है, तो लेसरम में ग्रेटर पेट्रोजल नर्व पास करती है। ये हम हेड एंड नेक एनाटमी में करेंगे जहाँ पे लेसर और ग्रेटर पेट्रोजल नर्व हमें जरूरत होगी, ठीक है, वहां पे हेड एंड नेक एनाटमी में ये होगा, ठीक है, लेसर और ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। तो ग्रेटर लेसरम से है, और लेसरम के अंदर भी इमेजिनरी वेन्स आ जाती हैं, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी, ठीक है, ओके, ठीक है। मैं हेड एंड नेक के अलग से लेक्चर्स होंगे क्योंकि हाँ जो हाँ, एनेटमी में शेड्यूल है करेंगे, उसमें नहीं है। हाँ वो एनेटमी में करेंगे, एनेटमी का वीक होगा। ओके। थैंक यू डॉक्टर मासूमा फॉर एडिंग दिस।
और एनाटमी का वीक होगा उसमें ये हम दोबारा से करेंगे इसको। एनाटमी का पोर्शन, न्यूरो का नहीं पोर्शन, ये स्कल का पोर्शन। लेकिन क्योंकि रफी में हेड एंड नेक का अलग से कोई चैप्टर है नहीं, तो रफी में इसीलिए ये साथ ही ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, सही है। न्यूरो समझ आ गई है। कल इसको रिवाइज करें अच्छे तरीके से। कोई क्वेश्चन ना हो तो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। जो समझ ना आए वो हम अपर लिंक का जब लेक्चर करेंगे तब भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके। हाँ डॉक्टर शाला, बस ये बता दें कि इम्पोर्टेंट कंटेंट्स लाइक कौन से फोरामना करने हैं जिन पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये तो इतने सारे हैं, इन सबको रिटेन करना तो बड़ा नहीं, मुश्किल जितने होता भी है। फोरामेंस मैंने अभी आपको बताए हैं इन सब पे फोकस होना चाहिए, जो मैंने फोरामेंस बताए हैं, ठीक है। फोरामेन लेसरम ऑन एंड ऑफ आता है, फोरामेन लेसरम भी साथ में करने की आपने खुद ही बता दिया कि गेटर पेटोजल एंड इंटरनल, ये सारे फोरामेंस यही आते हैं, बार बार इन्हीं से ही एमसीक्यू जाएगा। इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट फोरामेंस हैं जो किए हैं, इंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर भी, और पोस्टीरियर में भी, और मिडल में भी, ये सारे ही आते हैं ऑन एंड ऑफ। हेड एंड नेक एनाटमी में ये बहुत ज्यादा आएंगे, वहां पे हम करेंगे इसको। ठीक है, ओके फिर। ठीक है, समझ आ गई। न्यूरो पढ़ लीजिएगा एक दफा अच्छे तरीके से। आपकी रफी की भी क्लासेस हो जाएंगी तो उससे भी काफी आप लोगों को नो हाउ हो जाएगा, ठीक है। चलें, ठीक है, सही है। अब हम लेक्चर एंड कर रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह मंडे को क्लास होगी, ठीक है। ओके, मंडे की टाइमिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह ग्रुप में। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, वेलकम। अल्लाह हाफिज।